फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फाबेट 27 ई अकेडमी। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर बहुत सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और हमारे साथ जुड़कर आपकी स्टडीज को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर ली थी। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो कि आपकी हेल्प करते हैं। तो पहले हम आज भी लेक्चर करेंगे पूरा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आराम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि हम पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा कंफ्यूजन है टाइम और टेंस को लेके, तो फ्यूचर टेंस होता नहीं है, ऐसे मैंने आपको बात एक्सप्लेन की थी क्यों नहीं होता, क्या डिफरेंसेस है। एक बार फिर से मैं एक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो फ्यूचर टेंस में एक्चुअली में क्या है, होता क्या है कि ये हमें किस चीज के बारे में बताता है कि ऐसे एक्शन या इवेंट के बारे में हमें बताता है जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है, और उस इवेंट के बारे में बात कही जा रही है, वो प्रेजेंट टेंस में कही जा रही है, प्रेजेंट टाइम में कही जा रही है। तो जब वो बात ही प्रेजेंट टाइम में है तो हम उस एक्शन के बारे में, उस एक्शन को हम फ्यूचर नहीं कह सकते। यही रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे फ्यूचर, लेकिन हमने बोला था कि कन्वेंशनल मेथड से पढ़ेंगे, तो वही कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या है, फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है, ये वर्ब को एक्सप्रेस करता है जो कि हमें इवेंट और एक्शंस, ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है जो कि अभी तक हुए ही नहीं है, जो घटित नहीं हुए, जो भविष्य में किसी समय पर जाके, किसी समय पर जाकर वो घटित होंगे, ठीक है। यानी वो भविष्य में जाकर होंगे, अभी नहीं हुए, ठीक है। तो बस ये है इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जो भविष्य में जो काम होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। हाँ, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे टुमारो, यानी वह अपना बर्थडे कल, आने वाले कल में सेलिब्रेट करेगी, ठीक है। अब करेगी, अभी तक वो उसने नहीं किया, उसका बर्थडे कल है, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट अभी करना बाकी है, उसने वो एक्शन नहीं किया है। जो एक्शन, अभी बात कब कही जा रही है, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट टेंस का है। और जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम क्या है इसमें, क्योंकि बात कही जा रही है प्रेजेंट टाइम में, तो टाइम प्रेजेंट भी है और फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, तो फ्यूचर और प्रेजेंट दो तो इसमें टाइम है, लेकिन हम टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है इसमें। लेकिन आपको इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि शैल विल हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो फ्यूचर टेंस में यूज होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे टुमारो, कल वह अपना जन्मदिन मनाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी शैल गो टू जॉइन हर, हमें उसको ज्वाइन करने जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने शैल लगा दिया, ठीक है। तो विल और शैल फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, यहाँ पर ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, और विल और शैल हमारे मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये जो वर्ब्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग मॉडल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है टेंस के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बताऊंगा, और इनके मॉडल वाले चैप्टर में और हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर दूसरे चैप्टर्स में भी इसके यूजेस होते हैं तो वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, ना कि यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको देखिए क्या है कि ये मैंने थोड़ी सी एक इमेज ली है यहाँ पर जो हमें शो करती है कि विल और शेल के साथ में इसके अंदर क्या होता है, बेस फॉर्म आती है, वही यूज होता है। देखिए क्या है कि ये एक टाइमलाइन मान लीजिए, ये एक समय की रेखा है, इस समय पर कोई घटना घटित हो चुकी थी भूतकाल में, जो कि मैंने बताया पास्ट टेंस होता है, भूतकाल। अभी इस समय पर अगर कुछ घटना घटित होती है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और जो घटना अब घटेगी वो फ्यूचर टेंस में होगा या फ्यूचर टाइम में होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला लेक्चर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट वाला लेक्चर देखिए। इसके बाद में आपको क्या होगा कि एक बार आप सिंटेक्स बनाना या स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो बाकी के जितने भी आपके पास में स्ट्रक्चर बनने वाला आप इजीली बना पाएंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे आप कि हमने अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव बताया था मैंने आप लोगों को, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस,
इसमें नेगेटिव यूज नहीं होता, इंटरोगेटिव यूज नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट, और इसमें एज ए शैल विल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें यूज होते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में V1 फॉर्म यूज होगी और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए। He will go to his office, कि वह अपने ऑफिस जाएगा, ठीक है, वह अपने ऑफिस जाएगा। will यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में V1 फॉर्म हमने यूज की है। देखिए अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है कि जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो हमने देखो क्या किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमें नॉट लगाना होता है, हमने नॉट लगा दिया। क्योंकि शैल और विल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म या V1 फॉर्म आता है तो हमने वो भी लिख दी और हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ गया। तो हम इसी को नेगेटिव में बना के देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना होता है, तो हमने लगाया he will not go to his office, कि वह अपने ऑफिस नहीं जाएगा, ठीक है। अभी अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है, इंटरोगेटिव में क्या बोला मैंने कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है, ठीक है, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन आ जाता है। तो हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को तो लिखा इधर, सब्जेक्ट को लिखा इधर, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, सब्जेक्ट लिखा, और चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है ओनली, तो हमने नॉट नहीं लगाया यहाँ पर, और हमने पता है कि शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने लिखा ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो हम एग्जांपल के तौर पे इसका ही हमने इंटरोगेटिव बना के देख लेते हैं। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में विल, सब्जेक्ट लिखा, V1 फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा में बाकी अदर वर्ड्स वाला लिख दिया। तो अब क्या हुआ, विल ही गो टू हिज ऑफिस, क्या वह अपने ऑफिस जाएगा, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पूछा। अब इसमें क्या होगा, अगर हमें इसी का नेगेटिव में बनाना है कि वह क्या वह ऑफिस नहीं जाएगा, इस बार हमें नॉट भी ऐड करना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया सेंटेंस, क्योंकि इंटरोगेटिव पार्ट है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में नॉट लिखा, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर हमें, आपको पता है कि शैल विल के बाद में तो हमें V1 ही यूज करना होता है, वो लिखा। उसके बाद में हमने सेंटेंस को इसको फॉर्मेट किया, कैसे करेंगे, विल ही नॉट गो टू हिज ऑफिस, क्या वह अपने ऑफिस नहीं जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह से एक इनके स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से ये फॉर्मेट होते हैं, इनके कैसे चेंजेस होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो शैल और विल के साथ में आपको जो नॉट दिया हुआ रहता है, ये वाला, ये कई बार क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि शैल और विल के साथ में जो नॉट है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, शैल के साथ में अगर मैंने नॉट लिख दिया, शैल के साथ में नॉट लिख दिया, तो इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में आपको शैंट लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। और कई बार आपको विल के साथ में नॉट मिल जाता है, इसको क्या लिखते हैं, वांट, वांट बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, इस चीज का भी ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ सकता था, ही वांट टू गो टू हिज ऑफिस, तो आप इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कि अब जनरली क्या होता है, फ्यूचर शैल और विल है वो किस तरह से यूज होते हैं, उनके साथ सब्जेक्ट का कैसे डिसीजन होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो कैसे यूज होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। जब भी वाक्य में आई और वी सब्जेक्ट पर आएंगे तो इनके बाद में क्या यूज होगा, शैल यूज होता है, ठीक है, शैल एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, अब देखो इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट तो क्या हो गए, ये तो हमारे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो गया। तो इन सभी के साथ में क्या यूज होगा, हमारा विल यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई और वी के साथ में शैल यूज होगा, ही शी इट नेम दे, और यू के साथ में क्या यूज होगा, विल यूज होगा। ये तो क्या है, हमारा एक फिक्स रूल है कि हमें पता होना चाहिए, बेसिक रूल है, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसा आ जाती है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है, शैल का यूज तो विल वाले सब्जेक्ट के साथ में, विल का यूज शैल वाले सब्जेक्ट के साथ में, यानी एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो 5 कंडीशंस में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखो पहली कंडीशन क्या है, संकल्प। अगर आपने किसी चीज का
आपने ठान लिया है कि मुझे करना ही है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, यहाँ बस मुझे करना है। जब इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे आप, तो उसमें क्या होता है, देखिए आई के साथ में मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि आई और बी के साथ में तो शैल यूज होता है, बट मैंने क्या कहा कुछ 5 कंडीशंस में ये अलग हो जाते हैं। 5 कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेशन यानी संकल्प। आपने ठान लिया कि मुझे करना है, मुझे एसएससी बैंक या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपने सोचा कि मुझे बस करना है, तो आप क्या कहेंगे, आई विल क्रैक दिस एग्जाम और आई विल विन दिस मैच, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट यू वांट टू यूज यू कैन डू दिस। ठीक है, तो आपने क्या किया, आई विल विन दिस मैच, कि मैं ये मैच जीत के रहूंगा, जीतूंगा मैं ये मैच। ठीक है, तो देखो आपने आई के साथ में होना तो शैल चाहिए था यूज, बट क्योंकि ये उन 5 कंडीशंस में से एक है, इसलिए हमने डिटर्मिनेशन, अगर संकल्प की बात होती है तो हम इसको चेंज कर देते, यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी कमांड। कमांड मींस क्या होता है भाई, आदेश। अगर कोई किसी को आदेश दे रहा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए he shall clean this dirty room, उसको यह गंदा रूम साफ करना होगा, ये एक तरीके का आदेश है, उसको आदेश दिया गया। तो मैंने क्या कहा, आप देखो यूज तो कैसे होना चाहिए, he she it you they नेम के साथ में तो हम विल यूज करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर देखो हमने he के साथ में क्या यूज किया है, शैल यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि इन 5 कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कमांड की। जब भी कमांड दिया जाएगा हम ही के साथ में शैल यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब है थर्ड कंडीशन है थ्रेट। थ्रेट का मींस क्या होता है, धमकी देना, किसी को डराना कि भाई मैं जान ले लूंगा, तुझे मार दूंगा, इस तरह से। देखिए आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। कि अगर अब देखो मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह की जब बात की जाती है, जब धमकी देने की बात की जाती है, तो ये भी एक कंडीशन है। और इस धमकी देने वाले केस में हम आई, जो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, आई और वी के साथ में हम लोग शैल यूज करते हैं। और ये शैल यूज नहीं करके, क्योंकि इन 5 कंडीशंस में से एक है, इसलिए हमने आई के साथ में क्या यूज किया है, विल यूज किया है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला ट्रेसपासर्स। अब ट्रेसपासर्स क्या है, एक तरीके का थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन के साथ में हमें तो विल यूज करना चाहिए, बट हम कर क्या रहे हैं, शैल। मैंने क्या कहा, इनके यूजेस बदल जाते हैं और ये बदल गए हैं, तो हमें क्या, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, की उनको सजा मिलनी चाहिए। उपद्रवियों को जिन्होंने ये सब फैलाया है इधर उधर, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी क्या किया, देखो फोर्थ कंडीशन क्या है, कंपल्जन। कंपल्जन का मींस क्या हो गया, बाध्यता। बाध्यता मींस कि आपके ऊपर बाउंडेशन है किसी काम को लेके, ठीक है। तो उस केस में भी अपन को क्या करना है, इनके जो यूजेस होते हैं शैल विल के, वो चेंज हो जाएंगे आपस में। तो हमने क्या किया, she shall come here within 5 minutes, कि उसको 5 मिनट में आना ही होगा। एक तरीके का कंपल्शन है। जब कंपल्शन होगा, बाध्यता होगी, तो हमें बाध्यता के साथ में, देखिए इसके साथ में आना तो क्या चाहिए था, विल, बट आया क्या, शैल। तो ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से देखो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है वी, इसके साथ में आना तो शैल चाहिए था, बट आया क्या है, विल। वी विल कंप्लीट दिस मिशन, कि हमें ये मिशन कंप्लीट करना है, करना ही होगा। तो अब ये भी एक तरीके की बाध्यता है। बाध्यता के लिए हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए लास्ट कंडीशन क्या है, प्रॉमिस की। प्रॉमिस का मतलब आपको पता ही है कि वादा या प्रतिज्ञा जो आप करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब भी प्रतिज्ञा की या वादे की बात की जाती है, तो वापस वही होगा कि शैल की जगह विल, विल की जगह शैल, इस तरह से यूज होंगे। तो हमने कहा सोल्जर्स, जो कि एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में होना तो क्या चाहिए था, विल, बट हुआ क्या है, शैल। सोल्जर्स शैल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, कि सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए नवाजा जाना चाहिए किसी न किसी सम्मान से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आई विल टेक यू होम, कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं। तो आई के साथ में होना तो शैल चाहिए था, बट हमने क्या किया, विल यूज किया, क्योंकि इसमें किसी ने किसी से वादा किया है उसको घर पहुंचाने का, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या इस तरह के यूजेस होते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की और कुछ अदर चीजों की। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी क्लियर किया था आपको फ्यूचर टेंस के बारे में समझाने के लिए उस समय पर। देखिए एक बार फिर से हम करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंस
जिनमें शर्तों के बारे में बात की जाती है कि अगर कोई शर्त होगी और उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा काम होगा, ठीक है, दो काम होते हैं। जैसे इफ आई विल गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर यू, कि अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हिंदी में हम कंफ्यूजन हो जाता है हमें, कि जब भी इस तरह के वाक्य होंगे कि मैं वहां जाऊंगा तो ये काम करूंगा, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जो सबऑर्डिनेट होगा वो किस में होगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें क्या हुआ, इनके साथ में मैंने बताया था कि इफ आ सकता है, व्हेन आ सकता है, आफ्टर, बिफोर, जितने भी कंडीशनल वर्ड्स है वो यहाँ पर इफ की जगह ले सकते हैं। और यहाँ पर इनके साथ में कंडीशनल जो हमारा क्लोज है यहाँ पर कभी भी विल और शैल का यूज नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। यहाँ पर ये इसकी कंडीशंस होती है, मैं फिलहाल फ्यूचर कंडीशन ओपन कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर टेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और बाकी वाला इसके साथ में आप विल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर विल यूज कर दिया। इसका सही फॉर्मेट क्या होगा, इफ आई गो टू मार्केट आई विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर यू, कि अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, देखो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का गो यूज किया ना मैंने, देखो यहाँ पर कोई विल यूज नहीं किया, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ गए। अब अदर्स में क्या है कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसके कुछ रूल्स होते हैं, और भी अदर चैप्टर्स है जिसमें विल शैल के रूल्स होते हैं, मॉडल्स में होते हैं, वो मैं आप लोगों को वहीं पे समझाऊंगा, ठीक है, वो डिटेल में, क्योंकि इसको लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए मैं एक बार आपको समराइज वे में हमने क्या तीनों इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, हमने तीनों पढ़ लिए। मैं एक समराइज वे में इनकी वर्ब्स के बारे में क्लियर कर देता हूं ताकि आप तीनों को कंपेयर कर सके और आइडिया लगा सके कि क्या चेंजेस हुए, क्योंकि मैंने क्या कहा, चैप्टर बेस्ड वर्ब की चेंज होने पर, एक्शन के चेंज होने पर, तो अब एक्शन के कैसे चेंज होता है या उसकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है वही हम पता लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हमने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो अगर अफर्मेटिव रहा तो हमें क्या करना है, V1 या तो V1 यूज होगा या V1 के साथ में S और ES आएगा। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव रहे तो इस केस में क्या होगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, आपको पता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू, डज, और डू डज के साथ में क्या होता है, हमेशा V1 फॉर्म आती है। ये आपको क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसमें क्या कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे और इसके साथ में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, इसमें एस और एस लगेगा, कुछ भी नहीं था, ओनली हम क्या कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। तो इस चीज में ध्यान रखें आप, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जैसे इसकी नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव हो या इसका इंटेरोगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में इसकी हेल्पिंग वर्ब की लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, इसमें डिड होती थी और डिड के साथ में हमेशा V1 फॉर्म आती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर अफर्मेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब लग जाती है इस वाले में, तो शैल विल के साथ में V1 फॉर्म आएगा। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव रहता है तो अपन क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या होता है कि शैल और विल के साथ में, शैल और विल के साथ में क्या होगा, V1 ही आएगा। और अगर आपको नॉट लगाना है तो यहाँ बीच में लगेगा शैल विल के बाद में, ठीक है। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होता है, ये आपको आइडिया। तो इस चीज को आप खास तौर पर ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है समराइज वे में तीनों टेंसेस के लिए जो मेन चीज है। तो अगर आप लोगों को आगे डिटेल्स में और भी लेक्चर्स लेने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और हमें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, देखिए हमारे वीडियोस को। और हमारी टीम आपसे जुड़ी हुई है तो आप प्लीज बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।